नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पीसीएस एग्ज़ाम के बाद 25 का पीसीएस हमने अपने साथियों के साथ दिया, हम सब ने दिया। जो लोग कट ऑफ के एक सिक्योर स्कोर में हैं, जिसे 90 प्लस माना जा रहा है, वो मेंस एग्ज़ाम के लिए लग गए हैं और जो अभी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वो पीडीएफ में उनका नाम आएगा कि नहीं आएगा, वो भी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें और पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते रहें। और जो अभी बिल्कुल भी इसमें नहीं है कि उनका कट ऑफ में नाम आएगा नहीं आएगा, वो टारगेटेड रूप से 2026 के लिए लग जाएँ, क्योंकि कब फॉर्म आने के बाद लगना, एडमिट कार्ड आने के बाद लगना, वो तैयारी नहीं होती है। तैयारी 1 साल की संपूर्ण होती है और आप उसी प्रकार से अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित रूप से लग जाइए, क्योंकि 26 आने में समय नहीं लगेगा। समय का पहिया बहुत तेज़ी से घूमता है और हमें पता नहीं चलता। तो आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति आप इस तरह समर्पित हो जाइए कि उसके लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहिए। आप तो फ्यूचर ऑफिसर ये निर्धारित करता है कि आपका जो लक्ष्य है वो इस तरह आपके लिए है जैसे कि आपका जीवन है। उससे अलग, उससे इतर आपके लिए और कुछ भी नहीं है। और फ्यूचर ऑफिसर की टीम मिलकर यह सुनिश्चित करती है कि हमारे जो द्वारा जो कंटेंट दिया जाता है, जो मैटर दिया जाता है, वो आपके न केवल यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बल्कि सभी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप यहाँ से जो मैटर है, जो करंट अफेयर का मैटर है, वो जीएस का मैटर है, वहाँ से आप सीधे एग्ज़ाम में प्रश्न को देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रोग्राम पे, जो इस समय निरंतर चल रहा है, फ्यूचर ऑफिसर @अपडेट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम करंट अफेयर के कोई ऐसे मुद्दे को लेकर आते हैं जिसमें हम उसके सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्ट हैं, कौन से ऐसे तथ्य हैं जो प्री एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ मेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम दोनों एग्ज़ाम के लिए इसमें चर्चा कर रहे हैं। एक समय के बाद जैसे हम पिछले लगातार दिनों से निरंतर प्री एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड थे, प्री एग्ज़ाम के फैक्ट को चर्चा करते थे। अब जब हम कई साथियों का मेंस एग्ज़ाम भी है, तो ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है जहाँ से हमें मेंस में भी हम ऐसे तथ्यों को निकाल सकें जो हमें आंसर राइटिंग में मदद करेंगे। तो @अपडेट प्रोग्राम के अंतर्गत आज के चर्चा का विषय है, वो है नालसा का गठन, अब तक का उसका प्रभाव, उस पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, उसकी अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्योंकि हाल ही में हमने 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया और उस उपलब्धि की चर्चा की जिस दौरान नालसा के गठन हुआ, उसकी अब तक के जो प्रयास रहे हैं, प्रभाव रहे हैं, उन सब पे चर्चा करने का उद्देश्य आज की क्लास में रहेगा। ये आज का विषय है नालसा। और हम सबसे पहले यह जानेंगे कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अर्थात नालसा है क्या, किस तरह से ये काम करता है, उसकी प्रणाली क्या है, कार्य संरचना क्या है, सदस्य कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, और साथ ही अब तक नालसा के गठन के 30 वर्ष के पश्चात अब तक नालसा के प्रभाव क्या रहे हैं, कार्य की जो स्थिति रही है वो समाज में मदद की है किस प्रकार से, उन सब पे चर्चा आज का केंद्रीय विषय है। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नालसा के विषय में जानेंगे। तो साथियों, नालसा का जो गठन है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो अधिनियम है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वर्ष 1995 में किया गया। तो अधिनियम का नाम क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इसका गठन किस वर्ष में किया गया? 1995 में। और ये गठन 1995 में किया गया, 9 नवंबर को किया गया, इसलिए 9 नवंबर को हम नालसा दिवस के रूप में या फिर नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में इसे मनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और अब हम गठन के बाद अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो नालसा का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे फैक्ट के रूप में, वन लाइनर फैक्ट के रूप में कभी हमको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि नालसा का मुख्यालय कहाँ पर है। गठन वर्ष क्या है? गठन वर्ष 1995 है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी जो संरचना है उसके बारे में समझते हैं। तो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर
सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त करने की परंपरा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं और परंपरा ये है कि इसके जो दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनको अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि अध्यक्ष के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के जो दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो नालसा के मुख्य संरक्षक होते हैं। तो अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं दूसरे, उन्हें नियुक्त किया जाता है। और मुख्य संरक्षक के रूप में जो CJI है इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्हें नालसा का मुख्य संरक्षक माना जाता है, वो होते हैं। आगे अगर जाने तो कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है और वो कौन होते हैं, तो साथियों राष्ट्रपति CJI के परामर्श से नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। कौन करता है ये प्रश्न है, तो राष्ट्रपति CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है, तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में की जाती है। तो ये नालसा का अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उसके संरक्षक, कौन इनकी नियुक्ति करता है, उसका मुख्यालय क्या है नालसा का, और नालसा का गठन वर्ष। अब तक इतनी चर्चा हो गई। इनमें सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसे आप ध्यान में रखें, सभी तथ्य इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे और नालसा के विषय में, अधिनियम के विषय में। तो क्या इसका कोई संवैधानिक प्रावधान भी है, तो जी हाँ, हम DPSP पढ़ने के दौरान हमने जो संविधान के भाग 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39A को पढ़ा, जो कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान उसमें है। उसके अंतर्गत इस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए नालसा का गठन किया गया है। अर्थात केवल भारत देश में चीज़ों को आदर्श के रूप में संविधान में स्थापित ही नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए, उसका प्रभाव समाज तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है। और उसी प्रावधान को, जो 39A का संवैधानिक प्रावधान है, उसी को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए नालसा का गठन किया गया है। 1987 का अधिनियम था, 1995 में इसका गठन किया गया। और तो प्रावधान क्या कहता है, इसे भी अगर जान लें तो संविधान के अनुच्छेद 39A में अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए का जो प्रावधान 39A में है, उसी को व्यवहारिक बनाता है नालसा। क्योंकि सदैव से चुनौती रही है कि जो न्याय की पहुंच है वो गरीब वर्ग, वंचित वर्ग और ऐसे ही जो संवेदनशील वर्ग है, जो महिलाएं हो गए, अनुसूचित जातियां हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गए, शिकार का जो किसी भीड़ हिंसा का शिकार हो गए लोग, या फिर मानव दुर्व्यवहार या तस्करी का शिकार हुए लोग जो न्याय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी विधिक सहायता के लिए, उनको कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नालसा का गठन किया गया है। और ये अपने उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार से कर रही है, अभी तक अपने उद्देश्य की पूर्ति में किस प्रकार तक इसका प्रभाव रहा है समाज में, उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो ये नालसा का विषय में संवैधानिक प्रावधान था, इसको हमने देखा। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अधिनियम में किस प्रकार से नालसा कार्य करता है, उसकी संरचना क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है। तो साथियों नालसा केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा जिले स्तर पर इस जो है इसका प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसकी कार्य संरचना का गठन किया गया है। और क्या क्या है इसमें देखते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है। अर्थात केंद्र के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी और जिला के स्तर पर भी ऐसे प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है। और यह इस तरह से एक जो पदसोपानी की व्यवस्था है, इस में कार्यरत जो अधिकारीगण हैं, उन सब के द्वारा समाज में कि जो वंचित वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं,
जो संवेदनशील वर्ग हैं, जो न्याय तक नहीं पहुँच पाते, उनकी सहायता की जाती है। तो इस समय में इसके संदर्भ में क्या प्रावधान है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण केंद्र स्तर पर है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है राज्य स्तर पर, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है जिले के स्तर पर। इसके अध्यक्ष होते हैं। जो केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके अध्यक्ष होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, और राज्य के स्तर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसके अध्यक्ष, और जिले स्तर पर जिला न्यायालय जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी अध्यक्षता में इस प्राधिकरण का गठन किया जाता है। और ये पूरे देश में कानूनी साक्षरता, कानूनी जागरूकता और कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया, और इस तरह कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और राज्य सरकारों द्वारा इन्हें वित्त पोषित किया जाता है। तीनों स्तर पर जो है वित्त पोषण संरचना मौजूद है और उन्हें अनुदान दिया जाता है कि ये समाज में अपना जो जिस उद्देश्य के लिए इन्हें गठन किया गया है उसमें वित्त की सहायता इन्हें प्रदान की जाती है और ये अपने कार्यों को संचालित करते हैं। वो चाहे जागरूकता कार्यक्रम हो या फिर अन्य ऐसे कार्यक्रम इनके द्वारा चलाए जाते हैं, उन सब की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। किस तरह के कार्यक्रम ये चलाते हैं, किस तरह से ये कानूनी जागरूकता फैलाते हैं समाज में, और किस तरह से ये जो न्याय की पहुंच है वो समाज के सभी वर्गों तक सुनिश्चित करते हैं, और अब तक इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, उन सब की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब तक हमने क्या देख लिया? हमने नालसा का गठन देखा, उसका मुख्यालय देखा, उसकी संरचना देखी, अध्यक्ष कौन होता है, कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, और साथ ही नालसा किस प्रकार से कार्य करता है, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर उसके एक प्राधिकरण का गठन किया गया है, और इस तरह से एक पद सोपानी की व्यवस्था द्वारा संपूर्ण समाज तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। अभी तक इस तरह की जो संरचना प्रणाली बनाई गई है, अब तक उसका 30 वर्ष अर्थात 1995 में जब से इसका गठन किया गया है, 2025 में अभी तक इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं, ये अपने उद्देश्य में सफल रहा है नहीं, उसकी समीक्षा ये करते हैं, और एक एक जो आंकड़े हैं, एक एक पॉइंट है, जानने का प्रयास करते हैं ये किस प्रकार से प्रभावी अब तक रहा है। तो साथियों, आंकड़े कहते हैं कि भारत की कानूनी सहायता प्रणाली में 44.22 लाख लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। 2022-25 तक का जो आंकड़ा ये सुनिश्चित करता है कि इसकी जो पहुंच है लगभग 44 लाख लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। अर्थात कानूनी सहायता प्रदान करने में नालसा पीछे नहीं है, निरंतर लोगों को यह पहुंच प्रदान किया जा रहा है। और लोक अदालत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लंबित मामले और न्याय में तीव्रता के लिए, न्याय तेजी से न्याय प्रदान करने के लिए, अर्थात वो सनी देओल का जो डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जैसी व्यवस्था को दूर करने के लिए लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जो तेजी से और तीव्र रूप से आपको न्याय प्रदान करता है। अगर तो ये लोक अदालत जो संरचना है ये भी नालसा की ही एक पहल है, और इसके माध्यम से आंकड़े कहते हैं कि इसके माध्यम से अब तक 23.58 करोड़ मामलों का समाधान किया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि नालसा की अब तक की उपलब्धियां क्या रही हैं। आगे देखते हैं हम। तो लगभग अगला जो आंकड़ा है, लगभग 2.10 करोड़ लोगों को, लगभग 2 करोड़ लोगों को फरवरी 2025 तक का आंकड़ा बताता है कि दिशा योजना के माध्यम से, दिशा योजना नालसा की एक पहल है, इस पहल के माध्यम से कानूनी जागरूकता प्रदान की जाती है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। तो इसके माध्यम से 2.10 करोड़ लोगों को फरवरी 2025 तक निःशुल्क कानूनी सहायता एवं जागरूकता प्रदान की गई। ये नालसा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे नालसा की एक और योजना LDCS योजना, इसके माध्यम से अभी तक क्या उपलब्धियां रही है? तो 30 सितंबर आंकड़े कहते हैं कि 30 सितंबर 2025 तक 668 जिलों में एक कार्यशील LDCS कार्यालय मौजूद है। तो स्थानीय स्तर पर भी, जिला स्तर तक तो नालसा का जो विशेष प्राधिकरण है उसका गठन किया गया ही, साथ ही जिलों में स्थानीय स्तर पर अभी तक 668 जिलों में LDCS कार्यालय मौजूद है जो लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करता है। तो एक प्रभावी रूप में नालसा कार्य कर रहा है और वंचित वर्गों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रहा है और उनको न्याय दिलाने में मदद कर रहा है। ये नालसा की उपलब्धियां रही हैं। आगे के पॉइंट में हम समझे तो LDC के द्वारा सौंपे गए 11.46 लाख मामलों में से अब तक नालसा ने तेजी से 7.86 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।
तो तेजी से मामलों का निपटारा किया जा रहा है, अर्थात नालसा को जिस उद्देश्य के लिए गठित किया गया था, तीव्र न्याय के लिए तथा समाज के वंचित वर्गों को न्याय पहुँच के लिए, तो उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति नालसा द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नालसा के जो अन्य कार्यक्रम हैं, उनके द्वारा नालसा किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उनकी मौजूदा स्थिति क्या है। तो साथियों, नालसा द्वारा कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये क्यों चलाया जाता है? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने अधिकारों, कानूनी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें नहीं पता रहता कि उन्हें मुकदमा कैसे करना है, किस प्रकार से वकील हायर करना है, किस प्रकार से वो न्याय तक पहुंच सकते हैं, इन बारे में उनको जानकारी नहीं रहती। तो नालसा इनके लिए काम करती है। नालसा बच्चों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों और समाज के अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों से संबंधित कानूनों पर विभिन्न कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। तो इनके लिए नालसा जो है कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। और किस प्रकार से ये कार्य करता है? उन्हें, जो नालसा के अधिकारी हैं, सरल भाषा में पुस्तिकाएं और पंपलेट उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें और लोगों में वितरित किया जाता है। तो न केवल उन्हें बस ऐसे बता दिया जाता है, बल्कि उन्हें पुस्तिकाएं और पंपलेट सरल भाषा में, जो वो समझ सकें अपने, क्योंकि कानून की भाषा बहुत कठिन होती है, तो लोगों को समझाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए सरल भाषा में पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसकी उपलब्धि क्या रही है अभी तक? तो आंकड़े कहते हैं कि 2022-23 से 2024-25 तक विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा 13.83 लाख से अधिक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। और लगभग इसमें जो केवल इन्होंने आयोजित ही नहीं किया, बल्कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। और आंकड़े कहते हैं कि 14.97 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया। तो नालसा का ये कार्यक्रम एक तरह से सफल कार्यक्रम रहा है अभी तक। और लोगों की जो हिस्सेदारी है, उसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं और कानून के प्रति जागरूकता प्रदान करते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, कानूनी प्रक्रियाओं को जानते हैं। तो ये है नालसा का कानूनी जागरूकता कार्यक्रम। और साथ ही और भी कदम है नालसा के, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट है कि फास्ट ट्रैक और अन्य न्यायालय। तो तेजी से न्याय दिलाने के लिए, तेजी से न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय की व्यवस्था की गई। और इसके विषय में अगर हम जाने तो पॉइंट वाइज देखेंगे। अक्टूबर 2019 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये फास्ट ट्रैक न्यायालय के विषय में है। फास्ट ट्रैक जो न्यायालय है, वो एक अक्टूबर 2019 में से शुरू किया गया। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। और किस उद्देश्य के लिए इसे शुरू किया गया था? तो गंभीर यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए समर्पित रूप से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसके लिए की गई थी, कब की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो गंभीर यौन अपराध पीड़ित हैं, इस तरह के मामलों में तेजी से न्याय दिलाने के लिए इस तरह की कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत जो पास्को अधिनियम है, वो भी इसमें शामिल है। और इसकी उपलब्धि अब तक क्या रही है फास्ट ट्रैक न्यायालय की? तो 30 जून 2025 तक 392 विशेष पास्को अदालतों सहित 725 फास्ट ट्रैक अर्थात FTSC 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है। और स्थापना के बाद से इसने 3,34,213 मामलों का निपटारा किया। 2019 में फास्ट ट्रैक का स्थापना किया गया, फास्ट ट्रैक न्यायालय का। इसका उद्देश्य था जो गंभीर यौन अपराध हैं, बच्चों के लिए जो इस तरह की गलत गतिविधियां हैं, उन संबंध में न्याय दिलाने के लिए, तेजी से न्याय दिलाने के लिए कि आवश्यक हो जाता है, क्योंकि न्यायालय में इतने मुकदमे पड़े हैं, इतने ज़्यादा लंबित मामले पड़े हैं। अगर इस तरह के अपराध वहाँ के बाद अगर मुकदमे वहाँ जाते हैं तो बहुत देर हो जाता है। और देर से न्याय न मिलने के बराबर ही होता है। तो उसके लिए 2019 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई। और अब तक 29 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जो इस समय कार्यरत है। और अपनी स्थापना के बाद से इसने 3,34,213 मामलों का तेजी से निपटारा किया। ये विशेष उपलब्धि रही है फास्ट ट्रैक न्यायालय की। ये भी नालसा की एक पहल है। और अन्य न्यायालय में हम देखें तो नालसा की एक और पहल के रूप में हम ग्राम न्यायालय को देखते हैं। अन्य न्यायालय में हम ग्राम न्यायालय को देखते हैं, अर्थात स्थानीय स्तर पर, गाँव के स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ तक न्याय की पहुँच के लिए
ये एक प्रकार का ज़मीनी स्तर की अदालत है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2025 तक 488 ग्राम न्यायालय इसमें ग्रामीण स्तर पर मौजूद हैं, जो ग्रामीणों को समय पर किफ़ायती और कुशल न्याय तक पहुँच प्रदान करते हैं। और ज़मीनी स्तर की अदालतें त्वरित और स्थानीय स्तर पर समाधान करके ग्रामीणों को समुदाय को सशक्त बनाती हैं। अगर हम किसी दूर-दराज गाँव में रहते हैं, वहाँ से अगर हमको कचहरी, कोर्ट, हाई कोर्ट जाना है तो बहुत दूर पड़ जाता है, तो लोग सोचते हैं कि आपस में निपटारा कर लिया जाए, कौन जाए हाई कोर्ट। तो उसके लिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालय की पहल नालसा द्वारा की गई है। और मार्च 2025 तक 488 ग्राम न्यायालय आपके ग्रामीण स्तर पर मौजूद हैं, जो तेज़ी से कुशल न्याय प्रदान करते हैं और विवादों का निपटारा करके ग्रामीण समुदाय को सशक्त करते हैं। तो ये इस तरह की पहल नालसा द्वारा निश्चित रूप से चलाई जा रही है। अर्थात अगर हम संपूर्ण रूप से कहें तो नालसा अपने उद्देश्यों को लेकर निरंतर सफल रही है। तो एक निष्कर्ष रूप में हम देख लें भारत की न्याय व्यवस्था को और साथ ही नालसा की भूमिका को। तो साथियों, भारत की न्याय व्यवस्था सभी के लिए न्याय सुलभ बनाने का प्रयास करती है। न्याय की बाधाओं को दूर करना भारतीय संविधान में निहित है। और यही वो संवैधानिक प्रावधान था 39 ए में, जो यह सुनिश्चित करता है कि न्याय की जो पहुंच है वो सभी तक सुनिश्चित हो सके। और इसलिए नालसा का गठन किया गया। और नालसा क्या करती है, अपने जागरूकता कार्यक्रम द्वारा, अपने अन्य पहलों के द्वारा ये सुनिश्चित करती है कि समाज के वंचित वर्ग, महिलाएं, गरीब वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, तस्करी या दुर्व्यवहार के शिकार लोग, बाढ़, आपदा आदि के शिकार लोग, भीड़ हिंसा के शिकार लोग, ये जो न्याय से दूर रहते हैं, उनकी सहायता की जाती है। और लोक अदालतों, फास्ट ट्रैक अदालतों और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा समर्थित निःशुल्क कानूनी सहायता और राष्ट्रव्यापी नेटवर्क विवादों का त्वरित और आसान समाधान संभव बनाता है। कानूनी सहायता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम पर आधारित आउटरीच कार्यक्रम भी करोड़ों भारतीयों तक पहुंच चुके हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग भी बिना किसी बाधा के न्याय के अपने मौलिक अधिकार तक पहुंच सकें। तो न्याय तक पहुंचना अब चुनौती नहीं रह गई है। अब नालसा के द्वारा यह एक व्यवहारिक ऐसा कदम है जिसके द्वारा लोग अपने अधिकार तक पहुंच सकते हैं, सभी को न्याय आसानी से मिल सकता है। तो साथियों, ये था नालसा का संपूर्ण उसका गठन से लेकर, उसके कार्यप्रणाली से लेकर, उसकी कार्य संरचना से लेकर, उसके जो अन्य कार्यक्रम हैं और उन कार्यक्रमों का समाज पर क्या प्रभाव है, क्या जिस उद्देश्य के लिए नालसा का गठन किया गया था उसके लिए समाज में आज नालसा उस प्रकार से प्रभावी रूप से काम कर रही है या नहीं। तो ये संपूर्ण व्याख्या नालसा के विषय में किया गया, जो आपके मेंस के साथ साथ प्री एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की चर्चा हमारी यहीं तक रहेगी। हमने फ्यूचर ऑफिसर्स की टीम द्वारा तैयार सभी ये जो मैटर था उस पर कंटेंट पे चर्चा किया। और @अपडेट प्रोग्राम के अंतर्गत हम निरंतर ऐसे ही मुद्दों को लेकर आते रहेंगे और जो करंट में रहता है और साथ ही हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और फ्यूचर ऑफिसर की टीम से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़िए, जो निरंतर आपको करंट अफेयर से अपडेट कराता है। इस QR को आप स्कैन करके फ्यूचर ऑफिसर टीम से सीधे जुड़ सकते हैं और जो निरंतर करंट मुद्दे रहते हैं वो आपके लिए लाभदायक होंगे। प्री के लिए या मेंस एग्जाम के लिए उससे आप निरंतर अपडेट रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद। नालसा के संबंध में कोई भी क्वेश्चन हो और आज की क्लास के विषय में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।